मित्सुबिशी पजेरो। वैसे तो मित्सुबिशी की कई सारी गाड़ियां हैं, लेकिन पजेरो मित्सुबिशी के लिए तुरुप का इक्का थी, क्योंकि आज की डेट में आपको जर्मन से लेकर ब्रिटिश हर तरीके की गाड़ियों में हमारे सेलिब्रिटीज घूमते हुए दिख जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब शाहरुख खान से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक सभी बड़े सेलिब्रिटीज के पास पजेरो हुआ करती थी, और पॉलिटिशियंस भी इस गाड़ी के अंदर घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और ये सब भी तब जब ये गाड़ी एक लग्जरी कार भी नहीं थी। तब आखिर ये थी क्या? एक्चुअली में ये वो गाड़ी थी जिसने की लैंड रोवर, जी वैगन और DAF जैसे ट्रक्स तक को दुनिया की सबसे खतरनाक रैली के अंदर कई बार हरा चुकी है, यानी कि डकार रैली के अंदर। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही केपेबल थी, इतनी कि इस गाड़ी ने 26 डकार रैलीज के अंदर पार्ट लिया था और उनमें से 12 डकार रैलीज ये जीत भी गई। और इसीलिए इस गाड़ी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फॉर विनिंग मोस्ट रेसेस इन डकार रैली। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये उन रेयर गाड़ियों में से एक बन गई जो कि अपनी रेसिंग ब्लड लाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है दुनिया भर के अंदर। और इसीलिए 4 डकैड के सफर के अंदर इस गाड़ी की 33 लाख यूनिट्स आज तक बिक चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस रेसिंग ब्लड लाइन व्हीकल की हिस्ट्री को, और कैसे इसने लैंड रोवर तक की नाक में दम कर दिया था। और ये भी जानेंगे कि फॉर्च्यूनर को अकेले टक्कर देने वाली गाड़ी भारत की धरती से गायब कैसे हो गई। तो दोस्तों, पजेरो की हिस्ट्री इससे चालू होती ही नहीं है, बल्कि ये मित्सुबिशी की एक और लेजेंडरी गाड़ी से चालू होती है, जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा शायद, और वो है लैंसर। आज के दिन में जहां पर गाड़ियां फीचर्स और माइलेज के नाम पर बिकती हैं, पहले क्या होता था कि लोग ऐसी गाड़ियां चाहते थे जो मैकेनिकली बहुत ज्यादा साउंड हो और रिलायबल हो, और परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी देती हो, क्योंकि रिलायबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी बनाना उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। और अगर ऐसा कोई कर पाता था तो उसको प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता था अपनी गाड़ी के साथ रेस इवेंट्स में पार्ट लेना। और मित्सुबिशी ने भी अपनी लैंसर के साथ यही करा, क्योंकि वो अपनी लैंसर की 3 क्वालिटीज को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। और वो 3 चीजें थी इसकी हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और टेक्नोलॉजी। और इन्हीं को प्रूफ करने के लिए मित्सुबिशी ने WRC के अंदर पार्ट लिया। WRC यानी कि वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप। ये एक ऐसा रेसिंग इवेंट है जिसके अंदर कंपनी को अपने मास प्रोड्यूसिंग कार के रैली वर्जन को रेस में उतारना होता है। और इसीलिए 1973 में मित्सुबिशी ने अपने लैंसर 1600 GSR को रैली के अंदर उतार दिया, और 1974 के अंदर इनकी गाड़ी रेस जीत भी गई। और इसमें भी सबसे कमाल की बात ये थी कि जो पहली रेस मित्सुबिशी ने लैंसर के साथ जीती थी ना, तो उसके जो ड्राइवर थे वो एक इंडियन थे, और उनका नाम था जोगिंदर सिंह। और अपनी इसी पहली रेस की तरह ही जोगिंदर सिंह ने आने वाली कई रेसेस के अंदर पार्ट लिया, और मित्सुबिशी को लगातार कई टाइटल्स जितवा दिए। और इन्हीं रेसेस के अंदर जीतने की वजह से ये प्रूफ हो गया कि मित्सुबिशी की गाड़ियां बहुत ही ज्यादा केपेबल हैं, और इसीलिए दुनिया भर में मित्सुबिशी की लैंसर का बहुत ही ज्यादा नाम हुआ। और आज की डेट में बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, और आप लोग भी इसका नाम जानते ही होंगे। और क्योंकि मित्सुबिशी का नाम रेसिंग जीतने की वजह से हो रहा था, तो इसीलिए मित्सुबिशी ने रेसिंग इवेंट्स के अंदर अपनी जीत को एज अ फ्रंट लाइन फॉर डेवलपमेंट मान के चलना शुरू कर दिया। यानी कि वो अपनी गाड़ियों को डेवलप ही इस तरीके से करते थे कि वो जीत सकें, और उसका असर भी इनकी मास प्रोड्यूस गाड़ियों के अंदर दिखता था। अब मित्सुबिशी के पास सीडान और हैचबैक जैसी गाड़ियां तो बहुत थी, लेकिन जो बाकी जापानीज ऑटो मेकर थे वो बाहर की मार्केट के अंदर SUVs भी बेच रहे थे, क्योंकि अमेरिका जैसी मार्केट के अंदर SUVs का बोलबाला होने लगा था। और इसी वजह से टोयोटा के पास लैंड क्रूजर आ गई थी तब, और निसान के पास पेट्रोल थी, और मित्सुबिशी के पास ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी। और इसीलिए मित्सुबिशी ने SUV लॉन्च करने का फैसला किया, जिसको उन्होंने नाम दिया पजेरो। लेकिन मित्सुबिशी तो मित्सुबिशी थी, तो फिर इनकी SUV तो कोई आम SUV हो ही नहीं सकती थी। इसके अंदर भी मित्सुबिशी का DNA होना चाहिए था, यानी कि ये ऐसी ओवर इंजीनियर्ड गाड़ी होनी चाहिए थी जो कि हर एक मार को झेल सके बहुत ही ज्यादा तेज चलाए जाने के बावजूद भी, जैसे कि लैंसर। लेकिन लैंसर की तरह पजेरो को WRC के अंदर दौड़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो रेस थी ना वो स्प्रिंट रैली थी, यानी कि जो गाड़ी तेज दौड़ती थी और जो कम से कम वक्त में रैली को पूरा करती थी वही जीतती थी। और एक SUV का इस तरीके की रेस के अंदर क्या ही काम होगा, और इसीलिए इसके अंदर SUV पार्ट लेती भी नहीं थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मित्सुबिशी ने इससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल रेस के अंदर पार्ट लेने का डिसीजन लिया, यानी कि डकार रैली के अंदर। क्योंकि अगर वो इस रेस को जीत जाते तो इनका इतना नाम होता जितना कि किसी भी ब्रांड का नहीं हुआ था। क्योंकि डकार रैली कोई आम रेस नहीं है, बल्कि ये एक एंड्योरेंस रेस है, और यहाँ पर गाड़ी और ड्राइवर दोनों का ही बहुत ही ज्यादा कड़ा टेस्ट होता है। क्योंकि उस टाइम पर ये रेस पेरिस से स्टार्ट होकर सेनेगल की कैपिटल डकार तक जाती थी, और ये जो पूरा डिस्टेंस होता था
वो 10,000 किलोमीटर तक का होता था और इसके अंदर भी आपको हर तरीके की टरेन्स मिलती थी, चाहे फिर वो पहाड़ी रास्ते हो या फिर चाहे रेगिस्तान हो। वैसे ज्यादातर रेगिस्तान ही मिलते थे, लेकिन आपको कहीं पर भी रोड नहीं मिलते थे क्योंकि ये रैली इतनी ज्यादा खतरनाक थी। तो इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा केपेबल मशीन्स और ह्यूमंस पार्ट लिया करते थे और तब भी आधी से भी कम गाड़ियां फिनिश लाइन तक पहुंच पाती थी। जैसे कि डकार रैली के इनॉग्रल रेस में हुआ था, जहां पर 182 अलग अलग तरीके की गाड़ियों ने पार्ट लिया, जैसे कि ट्रक्स ने, बाइक्स ने और कार्स ने। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर सिर्फ 74 गाड़ियां ही सरवाइव कर पाई और एंड तक पहुंच पाई। बाकी गाड़ियां या तो खराब हो गई, जल गई या फिर फंस गई कहीं ना कहीं पर। अब इस रेसिंग इवेंट के बारे में सुनकर ये समझ में आ गया होगा कि जो गाड़ी इस रैली को जीतती उसका कितना ज्यादा नाम होता। और इसी नाम को कमाने के लिए मित्सुबिशी ने 1983 में अपनी रैली फोकस्ड पजेरो को यहाँ पर उतार दिया। और कमाल की बात ये थी कि इन्होंने इसको लगातार जीतना भी चालू कर दिया। पजेरो ने अपने करियर के अंदर लगभग 26 रेसेस के अंदर पार्ट लिया और उनके अंदर से ये गाड़ी लगभग 12 रेसेस जीत भी गई और इसीलिए इस गाड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया, जहां पर इस गाड़ी को टाइटल मिला फॉर मोस्ट डकार रैली विंस बाय ए मैन्युफैक्चरर का। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये थी कि ये गाड़ी लगातार 2001 से लेकर 2007 तक लगातार 7 बार एक साथ जीती थी और इन्हीं विक्ट्रीज के चलते ये गाड़ी जैकी चैन की मूवी हु एम आई के अंदर भी फीचर हुई थी। शायद आपने ये सीन देखा भी होगा। और अब पजेरो के अंदर जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि ये अपने रैली वर्जन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थी, जो रोड वर्जन है वो। और इसी चलते इस गाड़ी ने अपने कॉम्पिटिटर्स की हवा खराब कर दी थी। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पजेरो ने यूरोप के अंदर लैंड रोवर तक को पानी पिला दिया था। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी था कि लैंड रोवर की डिस्कवरी थी वो पजेरो से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई थी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां पहले 3 डोर्स में आती थी और बाद में 5 डोर्स में कन्वर्ट हुई थी। और दोनों ही गाड़ियों के अंदर 4 सिलेंडर इंजन आते थे और दोनों ही गाड़ियों के अंदर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिला करते थे। लेकिन सबसे पहले टर्बोचार्ज डीजल इंजन आया था पजेरो के अंदर। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी थे जिनका कहना यह था कि पजेरो की ही वजह से लैंड रोवर को सक्सेस मिली थी। अब ये तो इन आर्टिकल्स का कहना है, लेकिन ये बात काफी ज्यादा विश्वसनीय भी है, क्योंकि ये गाड़ी उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी। क्योंकि 80s के अंदर पजेरो के अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन आते थे। इसमें 2 स्पीड पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था और उस टाइम पर इसकी सीट्स तक के अंदर सस्पेंशन मिलते थे, क्योंकि ये रफ टेरेन्स के अंदर ड्राइवर्स को कंफर्टेबली गाड़ी चलाने में मदद करते थे। इसके अंदर उस टाइम पर एक 3 लीटर का V6 इंजन मिलता था जो कि 141 हॉर्स पावर जनरेट करता था। और 80s के दशक में इस गाड़ी के अंदर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता था, जो कि एक 4 व्हील ड्राइव SUV के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर टर्बो ज्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों में ही मिला करते थे। और ऐसे ही कई और फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस कार को ड्राइविंग एंथुसियास्ट के मन में जगह मिल गई। और हर एक नए साल में इस गाड़ी के अंदर और भी ज्यादा चेंजेस होते चले गए और इस गाड़ी की नई नई जनरेशन भी आती चली गई। लेकिन जो गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी वो थी 2nd जनरेशन पजेरो। और पजेरो उन पहली SUVs में से थी जिसको इंडिया के अंदर लॉन्च करा गया था। इस गाड़ी के अंदर 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता था और उस टाइम के हिसाब से ये ठीक ठाक हॉर्स पावर निकाल कर दे देता था। और इसीलिए ये गाड़ी उस टाइम पर भारत के रईसों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। अब ये जो 2nd जनरेशन थी वो इंडिया के अंदर लगातार 2012 तक बिकती रही। उसके बाद इंडिया के अंदर मोंटेरो को लॉन्च करा गया, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि 4th जनरेशन थी मित्सुबिशी पजेरो की। और फिर सबसे बाद में आई मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट और इसके बाद मित्सुबिशी ही यहाँ से चली गई। एक्चुअली में मित्सुबिशी के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए अपनी कार्स पर लोन्स देना, वो भी ऐसे बायर्स को जो कि क्रेडिट रिस्की थे। लेकिन अपनी सेल्स को बढ़ाने की डेस्परेशन में वो कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन क्रेडिट रिस्की बायर्स को लोन देना मतलब अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये उनके फेलियर का अकेले रीजन नहीं था, बल्कि 2016 में मित्सुबिशी के ऊपर माइलेज फ्रॉड का आरोप लगा था वर्ल्ड वाइड। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये जो मित्सुबिशी है ये डेस्कटॉप कैलकुलेशन करके गलत माइलेज लोगों को बता रही है। और क्योंकि ये पकड़े गए थे तो उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में $50
बिलियन येन या फिर उस टाइम के 480 मिलियन डॉलर कंपनसेशन देना पड़ा अपने बायर्स को। और यहाँ पर उनको बेल आउट कराने के लिए आए निसान, जिन्होंने 2 बिलियन डॉलर्स देकर मित्सुबिशी को बेल आउट करा दिया। और इन्हीं सब चक्करों में मित्सुबिशी इंडिया में ध्यान ही नहीं दे पाई, क्योंकि अब तो बहुत ही बड़ी मार्केट वैसे भी नहीं रह गई थी मित्सुबिशी की, क्योंकि यहाँ पर मारुति और ह्युंडई जैसे ब्रांड्स आ गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी बेच रहे थे इंडिया के अंदर। और मित्सुबिशी के पास कोई खास प्रोडक्ट थे भी नहीं जो कि वो इंडिया के अंदर बेच सकते थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया भी नहीं और अपने पैर वापस खींच लिए।